नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में सियासी घमासान आसमान पर है। तमाम पार्टियां इस जुगत में लगी हैं कि अन्य दलों में सेंधमारी कैसे की जाए, कैसे अपनी पार्टी का कुनवाब बढ़ाया जाए और कैसे 2022 के संग्राम को फतह किया जाए। हालांकि सेंधमारी में करीब करीब बीजेपी कांग्रेस बराबरबाजी मार रही है। बीजेपी कई लोगों को कांग्रेस से झटक चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी से कांग्रेस में भी लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। इन सबके चलते उत्तराखंड की ताज़ा स्थिति ये है कि एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बूथ मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में फिलहाल कहीं किसी के आने जाने की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड में आप सिर्फ अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। दरअसल उधम सिंह नगर जिला पंचायत की अध्यक्ष रेणु गंगवार आज कांग्रेस में शामिल हो गई। उनके पति सुरेश गंगवार समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की मौजूदगी में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण के बहाने चुनाव पीछे टालने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसका कांग्रेस कड़ा विरोध करेगी। वहीं गंगवार के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी वटवृक्ष बन गया है। यहाँ से अगर एक दो पत्ते झड़ भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे विधायकों की संख्या 60 के पार होगी और कांग्रेस इकाई पर सिमटेगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जिला पंचायत सदस्य हमारा एक मिनी विधायक के रूप में माना जाता है और मिनी विधायक के रूप में जिला पंचायत सदस्य चुन के आता है। मेरे परिवार का चौथा कार्यकाल है। मैं पूरे जिला पंचायत सदस्य जो वर्तमान में पूर्व है और उससे पूर्व मैं सबको कांग्रेस में शामिल कराऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का जनपद उधम सिंह नगर से मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आने देंगे, सब कांग्रेस की सीट। मजबूत मेरा बूथ जीता, चुनाव जीता और ये वटवृक्ष बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है। इससे अगर कोई छोटे मोटे पत्ते झड़ते हैं तो उससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्ते सूख जाते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी डालियां झड़ गई, वो डालियां सूख गई, तो कुछ पत्तों के झड़ने से भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 60 पार, और जो धीरे धीरे सुनार की तरह खुट कर रहे हैं, जिस दिन लोहार का हथौड़ा पड़ेगा तो फिर 4-4 फीट जमीन से ऊपर उठते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ जाएंगे। तो आपके बूथ मजबूत करने से क्या आपको उम्मीद है? अब हमारे बूथ मजबूत करने से कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती कि क्या होता है। इतना कांग्रेस की समझ में आएगा, इतना वो इकाई पे सिमट चुके होंगे। इसकी जहां तक बात है, इनकी राजनीति है नेता प्रधान। ये समझते हैं कि अगर नेता आ गया तो कार्यकर्ता अपने आप आ जाएंगे, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो कार्यकर्ता प्रधान है और मुद्दा प्रधान है। तो इसलिए हमारा सब ओपन होता है। हमारा CCC का फॉर्मूला है, जो उसको पार करके आता है वो हमारे को ज्वाइन कर लेता है। ऐसी बात नहीं कि आम आदमी पार्टी को लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है वो सुर्खी में ना आ पा रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन रात बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड की जनता को इशू बेस जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो बहुत भारी है। इसलिए आम आदमी पार्टी कम समय में यहाँ पर स्थापित हो चुकी है और जनता मन बना चुकी है कि एक योग्य सरकार पर अपनी मोहर इस बार वो लगाएगी। उत्तराखंड में सियासी घमासान आसमान पर और आने जाने का क्रम, यानी कि जोड़ तोड़, उठापटक, दाव पेंच, ये सब चुनाव से पहले आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने गढ़ को मजबूत कर रही है, भाजपा अपने बूथ को मजबूत कर रही है, और इन दोनों की रस्साकशी में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है ये उसे देखना होगा। क्योंकि जिस तरह लगातार चुनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है,
और उत्तराखंड के महासंग्राम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए, राजीव महर्षि कांग्रेस से, हनी पाठक बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, बूथ पर तैयारी चल रही है, जेपी नड्डा जी और तमाम आपके नेता, तमाम जेपी नड्डा और तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बूथ कैसे जीता जाए, तो क्या रणनीति है बूथ जीतने की? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, ये बूथ पे जो ये चल रही नीतियां, ये अभी तो चल नहीं रही है, ये काफी समय से चली आ रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये तो हम लोगों की पार्टी का नारा चला आ रहा है। और ये मेरा बूथ सबसे मजबूत जब हम लोगों ने अभियान चलाना शुरू किया, उसी के बाद तो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने ये शुरू किया, मेरा बूथ मेरा गौरव। उससे पहले तो मेरा बूथ मेरा गौरव नाम का कोई भी अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया नहीं जा रहा था। अगर चलाया जा रहा होता तो मीडिया में भी दिखाया जा रहा होता, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तो फेम नेम पाने के लिए काफी कुछ करते हैं, काफी कुछ मीडिया में आ रहा होता। लेकिन देखा देखी किस तरीके से कार्य किया जाता है। अगर किसी को किसी से सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। चलिए, अच्छा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई समय नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी अगर हमसे कुछ सीख रही है तो हमें इसका खुशी है कि कुछ सीखी है, कुछ लेकर नहीं गई है, सीख कर ही गई है। और मेरा बूथ मेरा गौरव लेकर गई है। बूथ से कुछ सीखने को मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में तो सभी नेता भरे पड़े, कार्यकर्ता तो रह ही नहीं गए हैं। और हमारे यहाँ मेरा बूथ सबसे मजबूत लगातार चल जी चुके हैं अमित शाह जी। वो पहले एक बूथ अध्यक्ष ही थे, और बूथ अध्यक्ष से उन्होंने सफर जो तय किया, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया था। तो बूथ पे तो हम लोग केंद्रित रहते ही हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बड़े कार्यकर्ता तक हम लोगों का रहा है संपर्क। और हम लोग किसी भी कार्यकर्ता को छोटा बड़ा कुछ नहीं मानते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी किया, सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, और सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिया है, जो देते चले आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखी होगी चंद्रशेखर जी आपने, कि लगातार हम लोग एक्शन में ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक्शन मोड में ही रहता है, और हमेशा हमारे यहाँ कार्य होते ही चले आते हैं, हमेशा ही कार्यक्रम होते चले आते हैं, तो कभी हम लोग बैठे नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपसे सीख रहे हैं तो कोई अच्छी बात ही सीख रहे होंगे, क्योंकि आप तो अच्छे ही काम करते हैं, तो इसमें तो अच्छी बात है। कांग्रेस अगर कुछ सीख रही है तो। राजीव, मेरा गौरव, हाँ, मेरा बूथ सबसे मजबूत से। राजीव जी, क्या क्या सीख लिया आपने बीजेपी से, और क्या क्या आप खुद से सीख रहे हैं, कैसे फतेह करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज पर ये देखिए कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ये तो अपने मेंढक तोलने में लगे हुए हैं। अब मेंढक को अगर आप तोलेंगे तो मेंढक आपके बस में नहीं रहेंगे, इधर उधर फुदकते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो ये डिनर डिप्लोमेसी परसों चली, और जो है जो मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी को संभाल के इन्हें रखना पड़ा और एक प्रयास करना पड़ा, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और आने वाले चुनाव में ये मैडम जो दावे कर रही हैं, ये सब दावे आपके सामने आ जाएंगे, कितने सच हैं कितने झूठ है। और सर और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इस चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं करेगी। जो आने वाला चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ नहीं चल रहा, तो पर जो राजेंद्र शाह के संग जो हुआ, वो क्या उत्सव हो रहा था क्या? देखिए, व्यक्तिगत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें मुझे ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। आपने कहा कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कमी है क्या? आप सुनिए, कमी है क्या? महिलाओं का उत्पीड़न, इनके जो मंत्री संगठन और तमाम ऐसे लोगों के ऊपर स्पष्ट रूप से जो है आरोप एक महिला ने लगाया हुआ है। इस प्रकार से इनके एक विधायक पे किसी महिला ने आरोप लगाया हुआ है। इनसे भी तो इस तरीके के सवाल पूछिए, ये भी तो उसका जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उसका जवाब देना,
बिल्कुल मैडम बोल रही हैं, आप जवाब आप देंगी ना बताइए उनको? कि इनकी पार्टी कितनी सुरक्षित है महिलाओं के लिए। हनी पाठक पूछिए जी, ना आप जरा, हनी कितनी पाठक सुरक्षित जी, है इनकी। हनी पाठक जी, ये राजीव महर्षि जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। जी, ऐसा है चंद्रशेखर जी, मैं जाना नहीं चाह रही थी जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर महर्षि जी खुद लेकर चले गए मुझे। टॉपिक क्या था, टॉपिक को घुमाने का प्रयास अच्छी तरह से किया गया महर्षि जी द्वारा। जो अभी बड़े भाई साहब ने ये कहा कि भारत ने क्या किया, क्या किया, उसने क्या किया, कम से कम चंद्रशेखर जी किसी पूर्व राज्य मंत्री को थप्पड़ लात घूसे नहीं पड़े, किसी को भी गाली गलौज नहीं दी गई, किसी भी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री आपके यहाँ तो इससे महर्षि बड़े-बड़े जी, काम होते हैं। महर्षि जी आप सुनिए सुनिए, बड़े-बड़े काम महर्षि जी सुने जरा ना, मैंने कहा देखिए डिबेट आपका में ना विधायक गरिमा आरोप बनाए लगता रखिए, है, डिबेट आपके की विधायक गरिमा पर बनाए आरोप रखिए, लगता है। काफी बड़े पदाधिकारी हैं मैंने आप। कहा, आपके जो है संगठन मंत्री पर जो है आरोप लगाती है महिलाएं, आपके यहाँ क्या सब कुछ ठीक है जो आप हमसे ये लाद। ये निश्चित तौर पर सरासर गलत है। आप चंद्रशेखर जी, अपने पहले गिरफ्तार में डिबेट जांच गरिमा ऐसी होती है कि वरिष्ठ पदाधिकारी को, एक छोटे पदाधिकारी को ये सिखाना पड़ता है कि कृपया बीच में न टोके। बिल्कुल, एक बार उनका पक्ष सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब रखिएगा। राजीव जी, जी मैं कभी भी किसी भी डिबेट की गरिमा को भूलती हूँ, तो कृपया उम्र का आप जारी रखिए। तो शोभा नहीं, मैं ये इसमें शोभा देने की बात नहीं है। मैंने कहा कि आपके यहाँ ये कहा आपसे और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आपके यहाँ इससे कुछ चंद्रशेखर ठीक जी, नहीं है। जवाब आप किससे चाह रहे हैं? जवाब ले लीजिए राजीव जी, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी हाँ, तो ये जो लाभ घूसे वाली बात है, इस पर भी तो जवाब मत मांगिए। आप जवाब, आप अगर सवाल अगर कहा आप है तो डिबेट उनसे को- जवाब मांग अगर रहे हैं, तो डिबेट आप अगर डिबेट को बिल्कुल चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे हनी पाठक के पास। हनी पाठक जी, देखिए जो जवाब मांग रहे थे राजीव महर्षि, वो जवाब आप दे दीजिए। चंद्रशेखर जी, देखिए ऐसा डिबेट पे मैं अपने मुद्दे पर चल रही थी, चंद्रशेखर जी ने हरक जी की बात को बीच में लाकर बात को घुमाया, तो मैं उसको पूरा करी वो जो उनके साथ बता इनके नहीं ऐसा है। सुनिए, मैंने राजीव जी, अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? समय खराब हो रहा है। आप गलत बयानी कर रही हैं। आप गलत बयानी कर रही हैं ना। मैंने शामिल होने पर कहा, मैंने शामिल होने के लिए कहा, मैंने शामिल होने के लिए कहा, मैंने ये कहा कि आप बैंकों को तोड़ने की मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे संग विशाल चौधरी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से। विशाल चौधरी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। विशाल जी, ये जो चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां चल रही है, आप कहां पर खड़े हैं? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, ऐसा है, पहले इनकी कही हुई बात का मैं जवाब तो दूंगी, जवाब उसके दे बाद लीजिए। आप विशाल जी को लगातार छोड़िएगा। बहस कर रहे हैं, समय खराब हो रहा है ना, इसलिए। तो वो उनको कहिए जी
को चुप रहे ना, बीच में टोके राजीव जी ना। आप थोड़ा रुक जाइए, पहले उनका पक्ष ले लीजिए, फिर आपका जवाब नहीं दीजिए। लेकिन एक बात गलत है ना, आप सुनिए, मेरे को अपनी सफाई चलिए देने पहले दीजिए। आप अपनी सफाई मैंने दे कहा दीजिए। कि इनकी सुनिए सफाई सुन देने का लीजिए। समय मिल जाएगा, क्या वरिष्ठता का परिचय दे रहे हैं आप? हनी पता नहीं पाठक कौन जी, आपको सुन कांग्रेस लीजिए। का कार्यकर्ता बना के बिठा दिया है। मैंने ये कहा हनी पाठक इनकी जी, बात सुन गलत है, लीजिए। क्योंकि मैंने मेंढकों को तराजू पे तोलने की बात करी। जी। मैंने कहा कि मेंढक इधर उधर भाग रहे हैं, मैंने ये कहा। मैंने ये बात शुरू में हरेक सिंह जी के लिए मैंने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके। जी, ये ठीक गलत है। कह रही है बात, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है। अब हो गया, मैंने ये कहा कि अब हो गया। और इन्होंने कहा हमारी अब पार्टी में मार्सी ये जी क्या हो हो गया रहा है, तो आपका। मैंने इनको जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। अब हो गया तो कृपया आप चुप हो जाइए, अब मैं हो आपकी गया, बात का कह हो रही गया, हूँ। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी वरिष्ठता दिखा दी कि कितने वरिष्ठ हैं आप। चलिए जी, अब जी, आप जवाब जी। दीजिए। ऐसा है, देखिए चंद्रशेखर जी, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा कि रेस हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो महिलाओं की उत्पीड़न की बात कर रहे हैं ना, अभी 2 दिन पहले परसों तारिक अंसारी जी, आप ही की एनबी न्यूज चैनल के बंदे ने मुझे भेजा है लिंक, जिसमें दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं की नारा लगाने वाली की रैली में लड़कियों के ऊपर किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरी, कर्नाटक के विधायक रमेश जी ने क्या बयान दिया था, शायद ये महर्षि जी भूल चुके हैं, मैं इनको याद दिला देती हूं कि अगर रेप को कोई रोक नहीं सकता है तो लेट कर इसका मजा लेना चाहिए। ये बयान दिया था कर्नाटक के विधायक रमेश जी ने। और महिलाओं का जरा सा ना, ये बड़े बड़े एजेंडा देने से अच्छा है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो बयान दे रही है ना, पहले उनको निष्कासित कर दिखाइए, तब मैं मानूं कि आप लोग महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब चंद्रशेखर जी आप विशाल जी से बात ले सकते हैं। जवाब ले लीजिए राजीव महर्षि जी। हनी पाठक हूं मैं महर्षि जी, एक एक डाटा लेकर चलती हूँ। ठीक है, जवाब ले लीजिए। तो मैडम डाटा है तो दिखाइए ना, पब्लिक करिए डाटा को। दे तो दिया, जवाब दीजिए, अभी तक क्यों नहीं निष्कासित किया? डाटा नाक तो कट गई आप लोगों की, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, आप पब्लिक करिए, मैं भी लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। यूपी में बड़े बड़े नारे देती वो फिरती झांसी में कल दिखाई दिया है, कल झांसी में दिखाई दिया है, क्यों लड़ सकती आगे हो, बढ़ाने वाले झांसी में दिखाई व्यक्ति दिया है। है कल आपने देखा झांसी में क्या हुआ है, एक जन सैलाब पूरा शहर, पूरे शहर की अरे क्या चुप रही है रहिए सड़क महर्षि पर। जी। अरे आप रहने दीजिए, अभी आपको चुनाव में सब पता चल जाएगा। चुनाव में आप देखिए क्या हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। आप चुनाव में देखिए भाजपा का क्या हाल होने वाला है, आने वाले चुनाव में देखिए क्या होने वाला है भाजपा का। विशाल जी से जवाब लीजिए, इनकी बातों का मैं बेबुनियादी जवाब देना पसंद करती हूँ। देखिए आने वाले चुनाव में क्या हाल होने वाला है, ठीक है, पता चलेगा। वो आक्षेप और आलोचना छोड़िए। अभी नाक और कटेगी आपकी, आप चिंता न करें। अब हनी आप पाठक जी देखिए, आप ये भाजपा की नाक कटेगी। राजीव महर्षि जी, देखिए महिला उत्पीड़न की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बराबर चल रहा है। अगर आपके विधायक रेप के ऊपर बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे हैं। आप इसमें एक दूसरे को आरोप मत लगाइए, अच्छा रहेगा नहीं लगाएंगे तो। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो निष्कासित करके दिखाइए, तब मैं मानूं मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नारा देती है प्रियंका गांधी वाड्रा। किसको बड़े निष्कासित करें? विधायक को निष्कासित कांग्रेस करेंगे? आपके कहने से निष्कासित मेरे ही कहने से करेंगे, क्योंकि मैं आपके कहने से लड़की हूँ निष्कासित होगा? और मैं लड़ सकती हूँ एक लड़की के लिए। बड़ी आई नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ। हनी पाठक जी अब महर्षि जी, एजेंडा तो मेरे पास इतने हैं ना कि आप लोग टिक नहीं सकते। ठीक है, अब हनी पाठक जी आएंगे आपके पास। राजीव महर्षि जी, कोई जवाब है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता है, सम्मानजनक स्थिति विधायकों की नहीं है। पहले यशपाल आर्य आए, अब पहले यशपाल आए। देखिए सुन लीजिए, ऐसे नहीं चलता। अब आप भी बोलेंगी तो वो भी बोलेंगे बराबर। एक मंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा दिया, कैबिनेट की बैठक में एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैबिनेट की बैठक चलती हुई बैठक में इस्तीफा दिया। उठ के चले गए और इनके मंत्री मुख्यमंत्री पीछे भागे संभालने के लिए। ये संभाल नहीं पा रहे, इनको इतना डर है कि ठीक है, छोड़ देना था। चलेंगे अब आपके पास आएंगे। विशाल चौधरी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
सर जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विलंब से जुड़ा। हाँ थोड़ा सा विषय मुझे बता दीजिए। विशाल जी, देखिए विषय ये है कि तैयारियां चल रही हैं, सियासत चरम पे है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम लोग उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद अगर आप देख रहे हैं राजनीतिक रूप से कि किसी राजनीतिक दल में स्थायित्व है, और जिनके नेता कहीं ना कहीं एक विचारधारा के साथ और एक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी है। आप डेली समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में कुछ भी जनता के हित में, जनता के सरोकारों के से जुड़ा हुआ कोई भी विषय नहीं चल रहा है। और ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है। आज 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा और ये लगातार राजनीतिक दल बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जाती है। नहीं देखिए, वो तो ठीक ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, वो तो चल रहा है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है। जी जी, लेकिन आपकी तैयारी क्या चल रही है? आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या चल रही हैं? आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। आपको पता है कि 4 दौरे उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिए हैं, और 4 ही गारंटी हमने उत्तराखंड की जनता को दे चुके हैं। कितने बूथ हैं उत्तराखंड में? 10,000, 11,500 बूथ हैं सर। हेलो नानू, प्रणाम। 11,500 बूथ हैं सर उत्तराखंड में। हम निरंतर बूथ स्तरीय बैठकों का भी आयोजन कर रहे हैं, और हमारी समीक्षा लगातार चल रही है। हमने प्रत्येक विधानसभा वार प्रभारियों का गठन करना भी आरंभ कर दिया है, और जोन वाइज हमने विधानसभाओं पर हमारी पूर्ण समीक्षा चल रही है। तो ये समीक्षा, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि यदि उत्तराखंड की राजनीति में अगर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से किसी ने अपनी बात कही है पिछले 1 साल में लगातार, चाहे वो आप देख सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली का विषय हो, चाहे मुख्यमंत्री जी, हमने जो एक नया 4थी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है महिलाओं की, आपको पता होगा कि प्रत्येक महिला जो भी 18 साल से ऊपर की है उसको 1,000 रुपए देने की जो बात कही अरविंद जी ने, उस संबंध में भी हम लोग घर घर जाके एक पूरा अभियान चला रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं, और उस पर जिस प्रकार का उत्साह और समर्थन जनता का देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। हम लोग शायद आपको होर्डिंग पोस्टर में कम दिख रहे हैं, लेकिन हम जनता के पहुंचकर और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा DTH जो हो रहा है कि डायरेक्ट टू होम हम काम कर रहे हैं, कि हम हवाई राजनीति में विश्वास नहीं करते। दिल्ली में भी जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीति का स्थान दिया था और एक नई राजनीति के रूप में एक अलग तरीके का कार्य किया था, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के दृष्टि से उत्तराखंड के मतदाताओं का मोह भंग हो गया है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों को 10-10 साल उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है। और आज स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लीजिए, शिक्षा पर बात कर लीजिए, और मैं समझता हूँ कि जब तक 9 विधायक कांग्रेस में होते हैं तो काले चोर होते हैं, जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी में पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है या कौन सा एक अमृत है या इनके पास जो सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जाते हैं छोड़कर, तो वहां पर भी यही मानसिकता कांग्रेस के नेताओं को देखने को मिलती है कि जो लोग पहले उनपे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, चाहे वो आप समझ सकते हो कि जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि आर्या जी हैं। जब तक भाजपा में थे तो INH घोटाले का आरोप लग रहे थे, और जैसे ही कांग्रेस में गए तो उनके ऊपर सारे दाग धुल गए। तो मैं समझता हूं कि दोनों ही पार्टियां एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और कहीं ना कहीं ये जग जाहिर हो चुका है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जनता का मन
एक ईमानदार राजनीति को आगे लाने का है और कहीं ना कहीं काम के आधार पर वोट करने का है, क्योंकि जनता ने 10-10 साल दोनों ही राजनीतिक दलों को दिए हैं और जिस प्रकार का एजेंडा, जिस प्रकार की घोषणाएं हमारे द्वारा की गई हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आज तक ऐसी कोई भी गारंटियां नहीं दी गई, ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस प्रकार की कोई बात की गई है। और हम अगर 300 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जनता हमारे पे विश्वास कर रही है, क्योंकि हमने उत्तराखंड किलोमीटर दूर दिल्ली जो राज्य है वहां पे ये सब कुछ करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जनता के अंदर एक उत्साह नजर आ रहा है कि जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही है, दिल्ली मॉडल जो है वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि एक विडंबना है सर कि गंगा उत्तराखंड से बहती है और पानी फ्री दिल्ली में मिलता है, टिहरी डैम उत्तराखंड में है और बिजली फ्री दिल्ली में मिलती है। तो ये मूलभूत आवश्यकताओं पर, मूलभूत बताइए, मैं जवाब पूछ लेता हूँ। राजनीति कर रहे हैं। देखिए हनी पाठक जी, आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उनको कैसे देखती हैं और फिर आपकी तैयारियां बूथ स्तर पर किस तरह की चल रही हैं? मैंने तो डिबेट शुरू होते ही समय कह दिया था कि हमारी तो तैयारी बूथ स्तर पे तो शुरू से ही, जिस समय संगठन ही हमारा बूथ से ही शुरू होता है चंद्रशेखर जी, संगठन की शुरुआत ही हमारे यहाँ बूथ स्तर से ही होती है। और दूसरी चीज, जैसे अभी मेरे भाई विशाल जी बता रहे थे एक एक बात को विस्तार से, तो एक एक बात का मैं जवाब देती हूँ। इन्होंने बिजली पानी की बात करी थी और बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी कि अगर विशाल जी मैं सही हूं तो केजरीवाल जी ने यहाँ आकर घोषणा करी थी कि 5,000 रुपए वो बेरोजगारों को देंगे और 1,000 महिलाओं को, ये घोषणा कर गए हैं। बिल्कुल सही हूं मैं विशाल जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो 14 लाख बेरोजगार अभी भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में। पहले वहां पर दे दीजिए, फिर उसके बाद आकर उत्तराखंड में दीजिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। और दूसरी बात का मैं आपके जवाब देती हूँ कि उत्तराखंड में से गंगा बहती है और ये सब बातें करती है, सब चीज उत्तराखंड से बहती है, लेकिन पर्यटन के लिए लेकर जाएंगे हम लोग अयोध्या। अच्छा है, अयोध्या भी लेकर जाइए, लेकिन ये है कि जब उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, उत्तराखंड की बातें करते हैं, उत्तराखंड के रोजगार की बात करते हैं, उत्तराखंड के पर्यटन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के लिए तीर्थ यात्रियों को लेकर आइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा है, जो भी पार्टी आए उत्तराखंड के विकास को कर रही है तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहती, तीसरी बात का जवाब मैं देती हूँ, महर्षि जी सीखिए, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति का मैं जवाब दे रही हूँ, किस तरीके से वो चुप होके मेरी बात का जवाब सुन रहे हैं। और तीसरी बात का मैं जवाब देती हूँ विशाल जी की, आपने कहा कि बिजली पानी फ्री की बातें, तो देखिए ऐसा है, फ्री का एजेंडा तो हम लोग नहीं चला सकते। फ्री का एजेंडा आपको मुबारक हो, क्योंकि फ्री की पॉलिसी मैं नहीं सुन सकती और ना हमारी भारतीय जनता पार्टी लेके आ सकती है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कर्नल कोठियाल जी को, विशाल जी अभी मैंने आपकी बात का जवाब सुन रहे हैं, कृपया बताइए। और कर्नल कोठियाल जी को न्यूज 18 की डिबेट में बुलाया गया था और उनसे ये कहा गया था न्यूज 18 के एंकर के द्वारा कि आप बार बार आते हैं, यहाँ किसी दूसरे संदर्भ को मत दीजिए, फ्री की पॉलिसीज की बातें करते हैं, एक साथ बताकर जाइए आप क्या बोलकर जाते हैं। तो कर्नल कोठियाल जी का जवाब होता है कि ये सब सिर्फ एक चुनावी एजेंडा होता है। तो आप और केजरीवाल जी और कोठियाल जी पहले तय कर लीजिए कि ये चुनावी एजेंडा है कि पॉलिसीज है आपकी। ठीक है। और चुनाव के उसकी बात करते हैं, क्या उसे कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा दिल्ली का मॉडल तैयार कर दिया है, तो आपने इतनी सारा वो जो खर्चा किया है प्रदूषण पर और उसके विज्ञापन पर, वो निंजा टेक्निक कहाँ गई जो अभी तक प्रदूषण को खत्म नहीं कर पाई। 56.44 करोड़ रुपए आपने प्रदूषण पर खर्च किया और विज्ञापन पर 798.88 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया और वो अभी तक प्रदूषण खत्म नहीं हो पाया। क्यों सिर्फ विज्ञापन पर ही प्रदूषण खत्म हुआ? पहले केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, अब पूरा दिल्ली खांस रहा है। ऐसा भी मत करिए कि दिल्ली की जनता एकदम प्रदूषण से भर जाए। जी विशाल जी देखिए, मैं हनी पाठक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जी, क्योंकि बड़ी सभ्यता के साथ आपने अपना पक्ष रखा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिबेट की गरिमा भी ऐसी होती है और चर्चा डिटेल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, महर्षि जी भी सीखे भगवान। ये नहीं, आप कृपा करके मुझे ना सिखाए, आप सीखे, मुझे कृपा करके कुछ ना सिखाए। क्या आपकी सीख थी? आप बौखला रही हैं, क्योंकि मैंने सच्चाई बोली, बौखला रही है आप।
आप मेरी सच्चाई बोलने पर बौखलाई हैं। आप मेरे सच्चाई बोलने आपके पास जवाब नहीं। बात रखूं अपने विधायक के बारे में कोई जवाब नहीं, अपने संगठन मंत्री के बारे में कोई जवाब नहीं, तो आप बड़ी अपेक्षाएं रख रहे हो। ऐसे सुनिए तो मैं हर चीज का जवाब दूंगी। हनी पाठक जी जी सुने, देखिए अभी हनी पाठक जी आपने किया है कि आप लोग जो फ्री का लॉलीपॉप बांट रहे हैं ये यहाँ नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक भिखारी भी अगर भारत के अंदर माचिस की डब्बी खरीदता है या दूध का पैकेट खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग सरकार में शामिल हैं आज, चाहे वो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं या मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें 4000 यूनिट फ्री बिजली सरकार के द्वारा मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रियों को, विधायकों को फ्री बिजली, पानी, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ी, फ्री का गनर मिल सकता है, तो आम आदमी को अगर ये सुविधाएं आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक दावा किया है कि भाई जितनी सुविधाएं भारत के नेता ले रहे हैं मैं वो सभी सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध कराऊंगा। तो इसमें हमने क्या अपराध कर दिया। दूसरी बात, आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो नहीं, अपराध तो देखिए विशाल चौधरी जी जब होता है जब आप कह देते हैं और मिलता नहीं लोगों को, अपराध तब होता है, अपराध पहले नहीं होता। पहले तो आप कुछ भी कह दीजिए। तो प्रामाणिकता के साथ हम लोग बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी पहली बार जब शीला दीक्षित जी की सरकार को हमने शिकस्त दी तो तब दिल्ली की जनता के मन में भी यही % उठ रहा था कि भाई आज तक जो भारत की राजनीति में संभव नहीं हो पाया, ऐसा कैसे हो पाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे, आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली के अंदर, तो आप पता कीजिए कि दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज दिल्ली के स्कूलों की प्रशंसा अमेरिका और फ्रांस में की जा रही है। ठीक है, लेकिन आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, जब पंजाब में आप लगातार प्रत्याशी घोषित करते जा रहे हैं तो उत्तराखंड में किसका वेट कर रहे हैं? जी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का एक प्रक्रिया एक अलग तरीके की। हमारी पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अधिकृत सूची से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रभारियों को स्पष्ट रूप से पार्टी के द्वारा बोला गया है कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको प्रत्याशी। अब देखिए, आप सही बूथ आपको पता नहीं है और आप कह रहे हैं विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विशाल जी अभी भी आप बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितने बूथ है उत्तराखंड में टोटल? सर हमारे 10,000 प्लस है हमारे बूथ। कितने? 10,000 से ऊपर बूथ है उत्तराखंड में। नहीं, टोटल बताइए ना कितने बूथ हैं सर? 11,000 समथिंग है। मैं शायद वहाँ उससे त्रुटि हो रही हो गई बात है। आप नहीं देखिए सर, अगर आप इस डिबेट का विषय नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए ना पूरी, करेंगे तो मैं इसीलिए पंजाब में आप उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, उत्तराखंड में वेट कर रहे हैं, तो इनकी तोड़फोड़ का वेट कर रहे हैं क्या? जो बीजेपी और कांग्रेस से फूटेंगे, अलग होंगे, उनको लड़ाएंगे। बिल्कुल, मैं आऊंगा। देखिए हनी पाठक जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव महर्षि जी, कचरा हम कभी अपेक्षा नहीं करते कि आम आदमी पार्टी में आए। बिल्कुल, आप ये भी हमसे ये अपेक्षा करती है कि जो लोग पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जी राजीव महर्षि जी, मैं आऊंगा। विशाल जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो कचरा आएगा कांग्रेस और बीजेपी से, वो कचरा ये नहीं लेंगे। अच्छा, को कचरा बताते हैं। पहले तो मैं इन्हें इनकी भाषा पर बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, ये कांग्रेस के जो नेतागण है या भाजपा के नेतागण है, कोई भी नेता है, मैं नहीं समझता कि अभी शिष्टाचार की दोनों बहुत आपस में बात कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी नेता को आप कचरा कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक विशाल जी की बात है, ये तो आम आदमी पार्टी जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में काम किए थे, जो उन्होंने विकास कार्य किए थे, ये तो केजरीवाल जी उसी को नहीं संभाल पाए। केजरीवाल, आज आप देखिए ना, दिल्ली में जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है, जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, वो श्रीमती शीला दीक्षित जी द्वारा किया गया था।
इसको ही केजरीवाल जी नहीं संभाल पा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सुनिए, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात विज्ञापन की बात मैडम ने करी। मैडम ने कहा, इनके लिए कहा, अरे मैं तो कहूंगा आप दोनों ही विज्ञापन में एक्सपर्ट हैं। आप दोनों की पार्टियां तो विज्ञापन में एक्सपर्ट है। आपके मोदी जी तो उस पेट्रोल पंप पे अपनी तस्वीर लगाते हैं जिस पेट्रोल के रोज भाव बढ़ते हैं, उस पे अपनी तस्वीर लगाते हैं। पूरे देश में उस पेट्रोल पंप पे उनकी तस्वीर लगती है जिसमें पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है, और अपनी तस्वीर लगाकर जो है किसी भी प्रकार की उनको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और आज इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी शिष्टाचार की बात आप देखिए। इनके जो कल नेता आए थे, उत्तराखंड आए थे दौरा, वो कुछ सिखाने नहीं आए थे, मैडम ने कहा सिखाने आए थे। वो ये संभालने, वो बेर जो इनके बिखर रहे हैं और जो इनके मेंढक इधर उधर भाग रहे हैं, उनको संभालने आए थे। ये उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। अब राजीव जी देखिए, वो कचरा बोल रहे हैं, आप मेंढक बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसे ना बोले, ऐसे ना बोले। नहीं, आप अपने ही विधायकों को ये जनादेश होता है। मैंने कहा कि मेंढकों की तरह इधर उधर फुदकने वाले लोग, मैंने ये कहा। अच्छा, मैंने मेंढक से उनको मिलाया। मैंने ये कहा कि जो मेंढक की प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति है, और उसको तोलने का ये प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो इनसे संभल नहीं रहा है। मैंने ये कहा, ठीक है, वो इधर उधर भाग रहे हैं और वो उसको संभाल नहीं पा रहे। मैंने उसका आपको एक उदाहरण दिया। मैंने ये नहीं कहा कि विधायक मेंढक है, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, हनी पाठक जी देखिए, कचरा बताया जा रहा है, विधायकों को मेंढक की तरह बताया जा रहा है, और ये जब विपक्षी है तब बताया जा रहा है। अपनी तैयारियां बतानी होंगी, अपना एजेंडा तय करना होगा। आपका एजेंडा बूथ स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन और आगे क्या है, कैसे आप विकास के एजेंडे को देखते हैं? देखिए, ऐसे महर्षि जी ने मेरी बात का जवाब दे दिया है कि ये किसी व्यक्ति को कचरा अगर बोल रहे हैं तो ये अपनी शिष्टता का परिचय दे रहे हैं कि ये कितने शिष्ट है, कितने अशिष्ट हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप कचरा शब्द से अगर संबोधित करते हैं तो ये आपकी प्रवृत्ति बताता है कि किस प्रवृत्ति के आप खुद हैं। क्योंकि इनके ही कार्यकर्ता जब हमारे साथ डिबेट में पैनल पे जुड़ते हैं और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी में आना चाहता है तो आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम आपको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो अगर मैं ही जाती हूँ आम आदमी पार्टी में, तो अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि ये मुझे कचरा ही समझ सकते हैं। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा सोच के बोले तो अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लेकर आना दूसरी बात होती है। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, दिलबर नेगी जी के परिवार की हत्या हुई थी और ताहिर हुसैन ने करी थी, पार्षद जो थे दिल्ली में, और उन्होंने खुद कबूला था कि मैंने ही उनकी हत्या करी है। केजरीवाल जी का कई बार दौरा हुआ यहाँ उत्तराखंड में, काफी बार दौरा हुआ, लेकिन दिलबर नेगी के परिवार में एक बार भी नहीं गए मिलने। उन्हीं के पार्टी के पार्षद थे ना ये ताहिर हुसैन जी। इसी से पता लगता है कि वो किस प्रवृत्ति के इंसान है, कि जनता के लिए वो क्या सोचते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, जमीनी स्तर पे उतरना विशाल जी दूसरी बात है। और क्या दूसरा ये बोलते हैं बिजली पानी ये वो प्लांट कान, ऐसा है, बातें वो करिए जो ठीक लगे। आप लोग दिल्ली में जो हॉस्पिटल का काम करवा रही हैं उसमें क्या कहते हैं आप बताइए। आप ये कहते हैं कि अगर 1 महीने में किसी को ऑपरेशन की डेट नहीं मिली तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवाएंगे, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। अगर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, कल ही ऑपरेशन की जरूरत है तो मैं 1 महीने तक क्या सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर काट के डेट का इंतजार करूंगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अटल आयुष्मान योजना जो चलाई है ना, इसके तहत कल ही जाकर आप एडमिट होइए और 5 लाख का इंश्योरेंस आपको सरकार देती है। चाहे महंत इंद्रेस हो, चाहे सिनर्जी हो, चाहे CMI हो, कहीं भी जाइए और एडमिट होइए। और देखिए, हवाई की बातें नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले CMI हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट कराया और उसका पूरा खर्चा अटल आयुष्मान योजना से गया। अपेंडिक्स को ऑपरेशन हुआ था, मैंने एडमिट कराया और उस कार्ड से उसका ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल। और अभी सिर का भी एक बंदे का मैंने पिछले महीने ऑपरेशन करवाया है महंत इंद्रेस में, वो भी अटल आयुष्मान कार्ड से करवाया। जी,
बिल्कुल। तो ऐसे काम करिए जो अच्छा लगे। ठीक और बात। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी मेरे बड़े भाई साहब महर्षि जी कह रहे थे कि हम लोग इस तरीके की मेढक प्रवृत्ति और ये सब, तो अभी आपने बड़े बड़े बैनर देखे होंगे चंद्रशेखर जी की हरीश रावत के दिल में बैठ चुका है बेईमान, उनका डोल चुका है ईमान, राष्ट्रीय कांग्रेस युवा मंच करके इस तरह के बैनर लग रहे हैं जगह जगह। लेकिन तो अब तो फ्री पहले हैंड तो मिल गया आप उन्हें। अपने कार्यकर्ता को चुनावी मंत्र कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन से ये बैनर आपने देखे आप ही की पार्टी ने लगवाए होंगे ऐसा लगता है मुझे। चंद्रशेखर जी फिर देख लीजिए आप पार्टी ने ही लगवाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। मैं बैनर दिखा देती हूँ। नहीं वो तो बैनर आपकी देखा पार्टी हुआ है ने ही उनका, लगवाया राजीव होगा। महर्षि ने भी देखा हुआ है बैनर, तो खूब अच्छे तरह से देखा हुआ है। आपकी पार्टी ने ही अब लगवाया सवाल होगा, ये है आपकी कि पार्टी की लगवाए साजिश किसने। होगी। और वो बैनर, चलिए ठीक है, चलो राजीव- बैनर की बात मैं छोड़ती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जुलाई में एक इनके पार्टी कार्यालय में बैठक हुई थी। अंदर बैठक में चुनावी मंत्र दिया जा रहा था, बैठक बाहर इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा धक्का मुक्की हुई कि सीओ सीटी वगैरह को आके लड़ाई झगड़ा छुड़ाना पड़ा। न्यूज में काफी चला था। तो वो झगड़े सल्टाने के लिए पुलिस तक को आना पड़ रहा है। और हमारे नड्डा जी या तो फिर मीडिया झूठ बोल रहा है, एएनबी चैनल में, न्यूज 1 इंडिया में, न्यूज 18 में सुबह से ये चला था कल पूरे दिन भर कि जेपी नड्डा ने होटल मधुबन में कार्यकर्ता को चुनावी मंत्र दिए। तो मीडिया या तो झूठ दिखाती है रिपोर्ट, या तो मीडिया पैसा खा के झूठ रिपोर्ट दिखाती है। महर्षि जी का ये कहना है, जो ये इस तरीके की बातें फैला रही है, अफवाह फैला रही है। महर्षि जी को आप क्यों उसमें द्वंद्व फंसा रहे हैं। राजीव महर्षि जी देखिए, जैसे बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है, तैयारियां कर रही है जमीनी स्तर पे, आपका एजेंडा क्या है, कैसे है, जमीनी रणनीति क्या है आपकी। सेंधमारी से तो होगा नहीं सब। चंद्रशेखर जी 1 सेकंड चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी जी का एक बयान आपको याद होगा कि मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति लड़की छेड़ता है। विशाल जी, अरे बयान बहुत सारे हैं, अब किस किस को याद किया जाएगा, बहुत सारे। थोड़ा सा ने ये बयान दिया जी था। राजीव अब जी, मुझे ये देखना है कि मंदिर कितना याद आता है राहुल गांधी जी को। ठीक है राजीव जी, अब जमीनी रणनीति क्या है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी पर है और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, हमारी कल भी तमाम समितियों की बैठक हुई है और हम लोग उस पे जो है अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। और हम जो है इस चुनाव में पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और हमारा ये मानना है कि हमारे तमाम जो बूथ है, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम इसमें जो है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इसमें जो है सभी को जो है इसमें हम लोग शामिल करेंगे और हम तमाम जो हमारी जो टीमें हैं गांव-गांव, ब्लॉक वाइज हमारी जो है वो सब कार्य करेंगी और हम इस चुनाव में फतह हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है, इसको हम सिरे से नकार कर और इसको बिल्कुल समाप्त कर यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो भी जनहित के कार्य, विकास कार्य रोके हुए भारतीय जनता पार्टी में, उन सब विकास कार्यों को हम आगे लेकर चलेंगे और उसको करेंगे। जी विशाल जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं। मैं बताना जी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी तैयारियों के संबंध में आपने पूछा कि हमारी क्या तैयारियां चली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से चाहे दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, विधानसभा वाइज उनकी जनसभाएं चल रही हैं। पिछले 3 दिन पहले भी आपको पता होगा कि आतिशी मांडलेना जी जो दिल्ली कालिका जी से विधायिका हैं, आपकी भी लगातार जनसभाएं हमारी देहरादून की विधानसभाओं में लगी हैं। आप काशीपुर भी गई हैं। तो जिस प्रकार की तैयारी आम आदमी पार्टी सड़क पर और ग्राउंड पे कर रही है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी हमसे बहुत पिछड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग अपने मुख्यालयों में बैठकर राजनीतिक समीकरण तैयार कर रहे हैं। और कल मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जी का जो दौरा हुआ, उसमें जब समीक्षा की गई संगठन की, तो आपके द्वारा जो भी प्रभारी विधानसभा वाइज नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के या विस्तारक नियुक्त किए गए हैं, तो उनसे ये कहा गया है कि प्रत्याशियों की सूची पहले नहीं लाएंगे, पहले उन लोगों की सूची बनाई जाए जो लोग संगठन छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं अगर झूठ बोलता हूं तो आज का समाचार पत्र उठा के पढ़ लीजिए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता है, पूछ लेते हैं। नहीं,
मैं अपनी बात पूरी कर लूं हाँ, पहले। जी। दूसरी बात, मैं आपकी बात को आपको बताना चाहूंगा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता से ये बात पूछना चाहूंगा कि आप जब भी विकास की बात होती है, आप लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आपकी सरकार नहीं, वर्तमान में आपकी सरकार उत्तराखंड में है। आप ऐसे 5 स्कूल बता दीजिए जो आपने स्मार्ट बनाए हो। आप ऐसे 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बता दीजिए जो आपने बनाए हो। आज मैं बताना चाहूंगा कि एक विडंबना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आपके भी संज्ञान में होगा सर कि पिछले 2-4 महीने पूर्व भी देहरादून का जो जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा दून अस्पताल, उसमें एमआरआई मशीन नहीं थी, बंटिंग वार्ड में एसी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आम आदमी के लिए कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई हित नहीं है। आप लोग विधानसभा जाने की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके एजेंडे में मैं समझता हूँ कि 5 साल आपने काम किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड भी तो दीजिए। आपने जो पिछले साल जो वादे किए हैं पिछली बार, उन वादों में आप कितने खरे उतरे हो? आप अब जनता को ये बताइए ना कि भाई ये अब हमारे ये हिसाब है, इस आधार पे हमें वोट दीजिए। आप लोग चर्चा को भटका रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किए, पलायन के क्षेत्र में आपने क्या काम किए, रोजगार के क्षेत्र में आपने क्या काम किए, उत्तराखंड के हित में आपने क्या काम किए, उत्तराखंड की जनता जानने को बेताब है। आप उस आधार पर वोट मांग लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकमात्र नेता पूरे भारत के अंदर ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, और अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ऐसी हिम्मत कोई नेता भारत की राजनीति में रखता है क्या? और कचरे से जो मेरा अभिप्राय था, अगर आप कचरे को अन्यथा ले रहे हो, कचरे से मेरा ये अभिप्राय था कि उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चंद नेताओं ने उत्तराखंड को एक सौदेबाजी का बाजार बना दिया है। उन लोगों ने लगातार उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहकर उसको काम को चला रहे हैं, कभी कांग्रेस की सत्ता में रहकर उस काम को चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ईमानदार नेता जो कहीं ना कहीं आज घुटन भी महसूस कर रहे हैं, उनके संबंध में ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है, आप जीत के तो आए कोट द्वार से, अब आप कह रहे हैं मुझे डोईवाला से टिकट दे दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस के संदर्भ में ये बात करूं तो आपका कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन, जब आपके कांग्रेस भवन में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के नेताओं को पीटा जा रहा है और एक पक्ष जाकर दिल्ली में आश्वासन लेके आ रहा है कि हम चुनाव को लीड करेंगे, और जब वो दिल्ली से वो कारवां देहरादून आ रहा है तो वहां जगह गुटबाजी करके उनका स्वागत किया जा रहा है, और उसमें एक गुट उसकी कहीं ना कहीं आलोचना कर रहा है कि भाई हम इस तरीके की राजनीति को स्वीकारता नहीं देंगे। तो आपको बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस में अनुशासन और संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। आप भी देख सकते हो कि कांग्रेस हरीश रावत जी के सामने आज बोनी सिद्ध हो गई है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि आज हरीश रावत जी कांग्रेस से बड़े हो गए हैं, क्योंकि आपके प्रभारी स्वयं देवेंद्र यादव जी पर आपके नेताओं द्वारा आरोप लगाए गए कि आपकी भाजपा से मिली भगत है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है उत्तराखंड में, उसमें कहीं ना कहीं जन सरोकार बिल्कुल नहीं है। और एकमात्र व्यक्ति इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज।